नमस्कार, मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, योगदा शिक्षण महाविद्यालय, आपके समय आधुनिक चीन में अफीम युद्ध के विषय में कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। वास्तव में अफीम युद्ध मुख्य रूप से पश्चिमी व्यापारियों के व्यापार के चीन के पक्ष में होने का परिणाम है, क्योंकि पश्चिम को जहां चीन से चाय, रेशम तथा अन्य कई वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी, बदले में चीन को पश्चिम से बहुत कम आवश्यकता होती। इस कारण 90% भुगतान जो है वो सोने या चांदी के रूप में किया जाता है। पश्चिमी देश अपने यहाँ से सोना या चांदी लेकर आते थे और यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे, तो सोने या चांदी की रक्षा के लिए उन्होंने अफीम के व्यापार को, इलीगल ट्रेड को प्रोत्साहित करना शुरू किया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी देश व्यापारी जो हैं वो कैंटन व्यवस्था के अंतर्गत उनको व्यापार करने की चीन में अनुमति थी, तो उस व्यवस्था में सेंस लगाने के लिए उन्होंने अफीम के अवैध व्यापार को प्रोत्साहित करना शुरू किया। और चीन की सरकार ने 1729 में जब अफीम के आयात या खेती पर प्रतिबंध लगा, तो ये तस्करी और ज्यादा बढ़ गई। अफीम के तस्करी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1729 में जब अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, तब सालाना 200 पेटी अफीम का आयात होता था, और 1838-39 में जब अफीम को लेकर पहला युद्ध हुआ, उस समय ये बढ़ के 40,000 पेटी सालाना हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए यह व्यापार निजी व्यापारियों के माध्यम से करता था, जिन्हें भारत में अफीम उगाने और अफीम बेचने दोनों का लाइसेंस दिया जाता था, और वे तस्करों के साथ मिलकर और बेईमान चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर इस समस्या को और गंभीर बना रहे थे। अफीम का यह व्यापार चीन को दोहरा नुकसान पहुंचा रहा था। एक तरफ चीन में लगभग 1 करोड़ अफीमची थे, जिनमें केंद्रीय अधिकारी, राज्य अधिकारी, सैनिक और स्थानीय लोग शामिल थे, जिनके स्वास्थ्य के साथ साथ चीनी अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि नशे पर अत्यधिक व्यय के कारण आवश्यक वस्तु खरीदने की क्षमता कम हो गई थी, जो अंततः व्यापारिक मंदी की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ अफीम की कीमत चांदी से चुकाने के कारण चीन में चांदी की कमी हो गई। हम जानते हैं कि चीन में पहले भी चांदी कम था, इस कारण वहां प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। समस्या ये थी कि चीनी किसान अपने करों का भुगतान जरूर तांबे के सिक्के के रूप में करते थे, लेकिन उनका कर का निर्धारण चांदी में होता था, तो ये उनके लिए एक समस्या बन गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए 1838-39 में अपने राज्यपालों की एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में को हम चीन के महान व्यापार के नाम से जानते हैं, महान अफीम बहस के नाम से जानते हैं। इसमें अधिकारियों के 2 तरह के मत थे। कुछ अधिकारियों का मानना था कि चीन के अगर हम अफीम के व्यापार को वैध करार दे तो हम उससे राजस्व वसूल सकते हैं, लेकिन अधिकांश का मानना था कि अफीम पर लगाए गए प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जाए। इस स्थिति में जबकि कैंटन की व्यापार व्यवस्था ध्वस्त, कैंटन का शाही आयोग की अफीम की तस्करी ने किया गया, न सिर्फ नियमों के आदेश दिया गया
कि वह बल्कि अफीम के अवैध 1834 व्यापार को ईस्वी में रोके। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त हो चुका था। चिंग सरकार ने ब्रिटिश सरकार से नए प्रबंधकों को नियुक्त करने को कहा, परंतु इन नए प्रबंधकों ने समस्या को और उलझा दिया, क्योंकि उन्हें परंपरागत व्यवस्था के विपरीत चिंग शासकों, चिंग अधिकारियों से सीधे संपर्क पर बल दिया और दोनों पक्ष में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में जबकि मामला तनावपूर्ण था, लिंजुसु कैंटन पहुंचा। उसने पश्चिमी व्यापारियों को धमकी दी कि जो भी अफीम उनके पास है वो उसे सौंप दिया जाए और एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करे कि भविष्य में वे अफीम का व्यापार नहीं करेंगे। जब व्यापारियों ने उसकी चेतावनी की अनदेखी की तो उसने उनके सभी चीनी सहायकों को हटा लिया और नाकाबंदी कर दी। मजबूरन व्यापारियों ने 20,000 अफीम की पेटियां सौंपी, जिसे उसने सार्वजनिक रूप से जलाया, लेकिन अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर को लेकर उनके बीच का गतिरोध बना रहा। इस बीच 1840 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन ने एडमिरल इलियट को चीन भेजा। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे मजेदार बात यह था कि दोनों शक्तियां युद्ध के साथ साथ व्यापार भी कर रही थी। साथ ही दोनों ओर के प्रमुख व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में भी थे। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि दोनों पक्ष का मुख्यालय युद्धस्थल से दूर था और अधिकारियों को बार बार बदला भी जा रहा था। अंग्रेज जब उत्तर में बेइहो जल सीमा तक पहुंचकर पीकिंग के लिए खतरा बने, तब लिन को हटाकर कीसान को नियुक्त किया, जिसने अंग्रेजों को दक्षिण जाने के लिए मंगाया। जनवरी 1841 में चुआनपी अधिवेशन में हांगकांग के हस्तांतरण, 60 लाख के हर्जाना आदि शर्तों की मांग दोनों पक्ष ने ठुकरा दिया। फरवरी से लेकर मई 1841 तक कैंटन की घेराबंदी के बाद स्थानीय अधिकारियों और व्यापारियों ने $60 लाख की फिरौती चुकाई थी। अंग्रेज आगे बढ़ते हुए यांगसी नदी तक जा पहुंचे थे। तब 1842 में नानकिंग संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को 2 करोड़ 10 लाख चांदी के डॉलर का हर्जाना मिला। कोहांग व्यापार व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कैंटन के अतिरिक्त अमोई, फूचो, निंगपो और संघाई बंदरगाह अंग्रेजों के व्यापार और आवास के लिए खोल दिए गए। हांगकांग का स्थानांतरण हुआ, सरकारी पत्राचार हुआ, अंग्रेजों पर ब्रिटिश कानून के लागू होने की बात हुई तथा निश्चित चुंगी के लिए बेग की पूरक संधि हुई। इसी तरह अमेरिका और फ्रांस के साथ भी संधि हुई, लेकिन इस संधि के बाद भी स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार के स्तर पर कट्टरपंथियों की विफलता ने समझौतावादियों को मौका दिया, जिन्होंने तुष्टीकरण पर बल दिया, लेकिन वे इसके परिणाम बहुत घातक थे, क्योंकि वे पश्चिमी ताकतों के मांग और उद्देश्यों का सही आकलन नहीं कर सके। साथ ही साथ पश्चिमी ताकतों के प्रति जनता में जो विक्षोभ था वे समझने में असफल रहे, जिन्होंने मांचू वंश को ही गद्दार मानना शुरू कर दिया। जनता में शत्रुता की भावना आई। सान्युअलनी गांव में सिर्फ लाठी और भाले से लैस चीनियों ने ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को परास्त कर दिया। 1848 में अंग्रेजी सैनिकों को स्थानीय लोगों ने कैंटन में घुसने से रोक दिया। अंततः चीन की प्रतिक्रिया भारी रही। दूसरी तरफ अंग्रेज भी असंतुष्ट थे, क्योंकि अफीम के व्यापार को अब तक वैध नहीं किया गया था। कैंटन पूरी तरह से उनके लिए सुरक्षित नहीं था और पीकिंग सरकार के साथ उनका समान संबंध अब तक नहीं हो पाया था। मूल बात यह थी कि चीन में अब तक व्यापार का प्रसार उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो पाया था। 1858 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने कैंटन पर हमला कर दिया। इस समय भारत में जबकि 1857 का महान सैनिक विद्रोह विफल हो गया था, तो ब्रिटिश सैनिक चीन में प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध थे। इन्होंने हमला करके पीकिंग में शाही महल को नष्ट कर दिया और सम्राट ने बहुत शर्मनाक ढंग से आत्मसमर्पण कर दिया। अब की बार तेनसिन की संधि हुई, जिसमें
11 बंदरगाह पश्चिमी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। साथ ही साथ वे आंतरिक जल मार्गों का प्रयोग करने के लिए भी स्वतंत्र थे। चीन के अंदर, देश के अंदर वितरित होने वाले सामान पर लगने वाला लेकिन कर से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया। पीकिंग में राजनयिक मिशन खोलने की अनुमति मिली और सबसे महत्वपूर्ण, अफीम पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। वास्तव में ये युद्ध विश्व के प्रति चीनी दृष्टिकोण और आधुनिकता के हिमायती देशों के परस्पर विरोधी विचारों का परिणाम था। इनके बीच में टकराव लगभग निश्चित था। अफीम इसे निकट लाने में मददगार हुआ। यह युद्ध चीन के पश्चिमी व्यापारियों या पश्चिमी देशों के विचारों को ना समझ पाने का भी एक कारण था। इस युद्ध के बाद जहां चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को फिर से आकलन करना शुरू किया, दूसरी तरफ चीनी साहित्य में जनता के प्रतिरोध को उत्कृष्ट देश प्रेम के रूप में चित्रित किया गया। यह पश्चिमी व्यापारियों के अनैतिक व्यवहार और अंधे लालच के साथ साथ चीन की पुरानी सैन्य तकनीक और उसके शासकों की अयोग्यता का प्रदर्शन था। इसने चीन को विदेशियों को लूटने के लिए खोल दिया, जिसके दूरगामी परिणाम बाद में चीन को भुगतने पड़े थे।